2027 एस्पिरेंट्स यार जहाँ भी जाओ सिर्फ तुम्हारी ही चर्चा चल रही है। जैसे YouTube खोलती हूँ ना यार, सिर्फ तुम्हारी बातें हो रही है कि 2027 का पेपर कुछ ऐसा हो जाने वाला है जो शायद बच्चों को हिला के रख देगा। तो यार ऐसा क्या होने वाला है 27 के अंदर, ऐसे कौन से बड़े बड़े चेंजेस हो जाएंगे जो आपसे नहीं होने वाले, और अगर मान लो ये चेंजेस हो भी रहे हैं तो यार हम भी तो उसी डायरेक्शन में काम करेंगे ना। तो यही मैं आज बताने वाली हूँ कि किस डायरेक्शन में अब आपको अपनी पढ़ाई लेके जानी है, क्योंकि यार अब जिंदगी के सिर्फ 9 महीने रह गए हैं। कहने को हम बोलते हैं साल भर है, लेकिन नहीं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 महीना रह गया है और अब हमें जो है अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो जो भी बच्चों ने 26 का पेपर दिया है, पेपर अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इस बार एडमिशन नहीं हो रहा, इस बार नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने इस बारे में बहुत चर्चा कर ली है, मैं आपके इमोशंस की कदर करती हूँ, आपके साथ भी खड़ी थी हमेशा, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं अब हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो आइए बात करते हैं कि एग्जैक्टली 27 में क्या चल रहा है। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज चल रही है मार्केट के अंदर वो ये बोला जा रहा है कि आपका जो एक्सपेक्टेड पैटर्न होने वाला है उसमें सीबीटी मोड रहने वाला है। तो यार सीबीटी मोड होता क्या है, पहले ये समझते हैं। सीबीटी मोड का मतलब होता है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी अभी तक जो आप ऑफलाइन पेपर में गोले भर भर के पेपर देते थे अब वैसे नहीं होगा। कैसे होगा, आप कंप्यूटर पे बैठ के अपना जो है टेस्ट देने वाले हो, राइट। सो अब इसमें दो तीन फैक्ट्स पे बात करेंगे। पहली बात तो यार बच्चा कितना है, हमारे पास 22 लाख बच्चे ने इस बार पेपर दिया है। क्या इतने बच्चों को आप सीबीटी मोड में लेके जा सकते हैं? क्या आपके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या आपके पास उतना जो है रिसोर्सेस है ये सारी चीजें कंडक्ट कराने के लिए? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि क्या आप इतनी जल्दी ये चेंजेस लेके आ सकते हैं? क्या आप तैयार हैं इतनी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? क्योंकि ये बात आज से नहीं चल रही बच्चे, जब 24 में झोल हुआ था नीट के अंदर उस समय धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि खुद एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये बात बोली थी कि यार अब जो है हमें इस पेपर को, क्योंकि एक नेशनल लेवल का पेपर है, आपके सिविल सर्विसेज के बाद में दूसरे नंबर पे नीट का पेपर ही आता है, सबसे बड़ा एग्जाम है ये हमारी इंडिया के अंदर, उस पेपर को अब हमें जो है बहुत ही इंटेग्रिटी के साथ कंडक्ट कराना चाहिए एंड दैट इज हम इसको सीबीटी मोड में लेके जाते हैं जहां पे बच्चों के लिए भी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, राइट। लेकिन अब क्या हुआ, अब तीसरी बार तीसरा साल हो चुका है, 24 निकल गया, 25 निकल गया, 26 भी निकल चुका है, अब बोला जा रहा है कि अब शायद सीबीटी मोड आ जाएगा। तो ये केवल अजम्पशंस है, ठीक है, जो पहले स्टेटमेंट्स दी गई उनके बारे में, क्योंकि अभी तक कहीं पर भी ऑफिशियली नहीं बोला गया। ये न्यूज चैनल वाले उन्हीं की लाइन बार बार उठा उठा के चिपका देते हैं। तो इस पे ना अभी हम थोड़ा सा रोक लगा देते हैं। सीबीटी मोड जब आएगा तो हमें सबको पता चलेगा और इस चैनल पे आपको सबसे पहले पता चलेगा, क्योंकि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटीए वाले अपनी नोटिफिकेशन में डालेंगे जब भी वो अपना पैटर्न चेंज करेंगे। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़े लेवल की चीज होती है जब आप सीधा ऑफलाइन से उठा के ऑनलाइन मोड में लेके जाते हैं। क्योंकि बच्चे ने आज तक सिर्फ मॉक जो जितने भी मॉक दे के आता है बच्चा, जितने भी टेस्ट करता है वो सारे ऑफलाइन सेंटर में दे रहा था, ठीक है, वो ऑफलाइन तरीके से दे रहा था, पेपर में गोले भर रहा था। ऑनलाइन भी करते हैं हम, यहाँ पे ऑनलाइन आपको तैयारी करवाते हैं, लेकिन ये बहुत मास स्केल पे नहीं होता। तो इसीलिए आपको बोला जाता है देखो अगर आप ऑनलाइन बैचेस में एनरोल करते हैं तो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग, ये तो आपके लिए पहली एक अच्छी चीज हो ही जाती है, ठीक है। बाकी देखो अगर ये कंफर्म हो जाता है फिर तो तुमको रगड़ देंगे, हम अच्छे से मॉक टेस्ट कराएंगे तुमको सीबीटी मोड में, राइट। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसा होने वाला है। बच्चे देखो लेवल ऑफ डिफिकल्टी को प्रिडिक्ट करना, और वो भी एनटीए के द्वारा, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है कि क्यों ही प्रिडिक्ट करना है, वो कुछ भी कर देता है। 24 में इतना आसान, 25 में इतना मुश्किल, 26 का 3 में को इतना आसान पेपर, फिर रीनीट में बिल्कुल ही हाहाकार मचा दिया। तो भाई अगर तुम डिफिकल्टी लेवल की बात करो तो कोई माइकल लाल नहीं है जो इसको प्रिडिक्ट कर पाए, कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, ठीक है। वो सिर्फ एनटीए ही करेगी, वो भी जब पेपर सेट होगा तब। कोई प्रिडिक्शन नहीं है, सीधा पेपर बन के आता तुम्हारे सामने, लो जी ये है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें मेरी केवल आपकी एक ही सजेशन रहेगी, ठीक है। देखो लेवल 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो बहुत लो हो जाएगा, या बहुत मॉडरेट लेवल का आएगा, या बहुत ही हाई लेवल का जाएगा, ठीक है। बहुत लो जैसे कि 3 में वाला पेपर बहुत लो भी नहीं था, मतलब अच्छा खासा प्यारा सा पेपर था, इजीली हो जा रहा था, आप लोगों के अच्छे नंबर आए भी थे, ठीक है। मॉडरेट हम बोल सकते हैं कि जैसा आपका 24 में गया था, दैट वाज अ मॉडरेट पेपर, राइट। और हाई लेवल का जो आपका 25 में हुआ, जो आपका रीनीट में हुआ, ये अच्छा खासा एक पेपर का लेवल होता है, ठीक है। इसमें जो है अच्छे से बच्चों को छाटा जा सकता है, और ये लेवल इसलिए एनटीए सेट करते हैं क्योंकि भाई इतने सारे इंस्टीट्यूशंस है, अब उनके मतलब सीट्स तो कम है ना, बच्चा तो कंपटीशन तो भर भर के है, अब कैसे वो क्रीमी लेयर को उठाना है उसके लिए उनको लेवल तो बढ़ाना ही पड़ता है, राइट। एंड आप देख ही रहे हैं उसके अलावा इतनी माल प्रैक्टिसेस होती है हमारे आजू बाजू में कि उनको लगता है कि पैसा दे दो, 1 लाख 1 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया,
और इस तरीके से जो है वो पेपर को खरीद लेते हैं और वो 720 भी ले आते हैं। तो ये सारी चीजें बंद हो सके इसलिए हाई लेवल का पेपर सेट किया जाता है। अब पेपर का लेवल चाहे कैसा भी हो, अब तुमको तैयारी कैसे करनी होगी, तुम मान के चलो बच्चे 27 में तुमको ना अच्छे खासे लेवल के लिए तैयार होना पड़ेगा। हालांकि हमने तुमको 26 में भी बहुत अच्छे से तैयार किया था। अगर तुम्हें याद होगा 26 में जब मैं अपनी क्लास में तुमको पढ़ाती हूँ, तो मैं जब जब सेमी कॉन्जर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए बता रही हूँ, तो मैं सिर्फ मिसेल्सन एंड स्टाइल के एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं बताती, मैं टेलर एट ऑल भी बता देती। तो हम अपनी तरफ से टीचर्स जो एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं बच्चे, ये भी आप चीजें ध्यान रखो कि किससे पढ़ रहे हो, कौन पढ़ा रहा है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या उसने उखाड़ा है भाई, तभी वो तुमको जो है अच्छे से पता पाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी को भी डिमीन नहीं कर रही, लेकिन यार एक्सपीरियंस मैटर करता है। कोई एक टीचर है जो 10 साल से नीट को पढ़ा रहा है, जो 15 साल से नीट को पढ़ा रहा है, जो 20 साल से नीट, मेरे से जो सीनियर टीचर होंगे ऑब्वियसली उनके पास और ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, राइट। 10 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो अपने एक्सपीरियंस से मैं भी ग्रेजुअली जो है, मुझे अब पता है कि एनटीए क्या कर सकता है, किस प्रकार का पेपर, तो हम काफी हद तक तुम्हें हेल्प करते हैं पेपर को प्रिडिक्ट करने में भी अपने अंदाजे से। लेकिन मैं अगेन कह रही हूँ कि पूरी तरह कोई भी टीचर तुमको चाहे चाहे वो कितना भी बढ़िया एक्सपीरियंस हो, पूरी तरह तुमको नहीं बता सकता एनटीए इस बारी कैसा पेपर सेट करने वाला है। ठीक है, लेकिन हम अपने हिसाब से तुमको तैयारी कराते हैं, अपने हिसाब से तुमको उस लेवल पर लेके जाते हैं, चाहे कैसा भी पेपर आए यार तुमसे निकल जाए। तो ये मेक श्योर करना है किससे पढ़ रहे हो, है ना, ये ध्यान रखना है कि भाई सामने वाला कौन है, कैसा तुमको पढ़ा रहा है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे दिमाग में अब क्लियर हो रहे हैं, क्या वो तुम्हें गलत नहीं पढ़ा रहा, एंड एट द सेम टाइम भाई कि तुमको उनके एक्सपीरियंस से क्या एक्स्ट्रा जानने को मिल रहा है अबाउट योर प्रिपरेशन, ये मैटर करता है। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें तैयारी करनी है और वही तुमको जो है भाई हमारी टीम बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि हमारी टीम में सारे ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। ठीक है, यही तुमको हेल्प करने वाले हैं। एंड यस, नेक्स्ट आएगा भाई सिलेबस। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस जो है बच्चे एनटीए 3 साल से एक ही सिलेबस चिपका रहा है, जहां पे फ्रॉग आज भी इंसेक्ट ही है और इस बार भी आई एम 101% श्योर वो वही सिलेबस को चिपकाएगा। ठीक है, तो सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है और जो भी बच्चा इस बारी 27 का पेपर देने वाला है, चाहे बेशक से तुमने 26 में पेपर दिया हो, जल्दी से जल्दी अभी जाके जो है अपने एक पूरे कंप्लीट सिलेबस को डाउनलोड करके अपने सामने कहीं चिपका लो कि भाई ये सिलेबस है, ये सारी चीजें मुझे पढ़नी ही पढ़नी है। उस सिलेबस के बाहर तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। देखो बायो के भी अंदर चाहे कितना टफ बना दो, कैसा भी बना दो, आपने देखा बॉटनी बहुत लंबे लंबे सवाल आए, टाइम टेकिंग आए, लेकिन था सब कुछ एनसीईआरटी से। हम ये नहीं बोल सकते कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी था, तो सब कुछ आता किताबों से ही है। तो अब यहीं पे कहानी शुरू हो जाती है बच्चे, ये तुम्हारा 27 का प्रेडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है। अब तुमको यहाँ पे कैसे तैयार करना होगा खुद को। पहली चीज तो बच्चे देखो, जैसे कि मैंने तुमको बोला कि तुम लोग एनसीईआरटी से सिर्फ पढ़ाई करेंगे। बायो की स्पेशली बात करो तो बायो के लिए तो भाई एनसीईआरटी महात्मा है, एनसीईआरटी भगवत गीता है, इसके अलावा तुम्हें कुछ और प्रैक्टिस नहीं करना है, इट्स लाइक अ होली बुक। ठीक है, तो एनसीईआरटी ही करनी है तुमको, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। एंड एनसीईआरटी को पढ़ने का भी ना एक तरीका होता है, एक आर्ट होता है, ऐसे ही नहीं। एनसीईआरटी देखो सबके पास है, क्यों सिलेक्शन सबका नहीं हो रहा, क्योंकि एक तरीका होता है। पहली बात तो कुछ बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो तो उनकी चलो अलग ही चीज है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका तरीका ही बहुत खराब है। उनको ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी को मैं रट लेना, भाई रट लो इसको, खा जाओ, है ना, रट लो, ऐसे चिपकाते रहो दिमाग में वर्ड टू वर्ड। नहीं बेटा, आपके बायो के अंदर भी इतने कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट तुमको सही से समझ में नहीं आया, अगर वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में सही से नहीं बैठा, तो तुम्हारे सवाल गलत हो सकते हैं। इस बार तुमने बायो के पेपर में ये देख लिया होगा, कितनी बार फंसे हो कॉन्सेप्ट्स के अंदर, है ना, फंसे हो ना, तो यही रीजन होता है। नेक्स्ट है भाई इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स। तो ये सेम ही चीज हो गई है कि आपको हर कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट गलत तो चाहे कितने भी जो है तुम पापड़ बेल लो भाई, वहां पे तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा, क्योंकि जो चीज तुमने पढ़ी गलत है, समझी गलत है, उसका तुम क्या ही एनालाइज करके क्वेश्चन करके आओगे, तुमसे होगा ही नहीं। पहली बात में जब इवन की अगर तुम इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करने बैठोगे, तुमसे वही नहीं फंसेंगे, पेपर में तो बहुत दूर की बात है। फिर आता है बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस। बच्चे क्वेश्चन
प्रैक्टिस को ना पता नहीं बच्चे ऐसे सोचते हैं कि कर लेंगे, हो जाएगा। अरे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो लास्ट में करने की चीज होती है, पहले तो हम थ्योरी ही करते रह जाते हैं सारा साल। और ये तुम्हारी बात नहीं है, मैंने खुद ये गलती की है। जब मैं 12वीं में थी मुझे नहीं पता था कि कैसे तैयारी करनी है, हमारे पास तो कोई यूट्यूब के टीचर भी नहीं थे। बस मैं सारा साल थ्योरी पढ़ती गई, सबने यही बोला कि इसी से आता है, ये सिलेबस होता है। जब पता ही नहीं क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम लगता है, प्रैक्टिस ही नहीं की है, तो कैसे तुम जाके पेपर दे के आ सकते हो? नहीं दे के आ सकते ना। तुम्हारा मान लो तुम्हारा क्रिकेट मैच है, तुमको क्रिकेट आता है खेलना, लेकिन तुम जाते हो ना टेस्ट मैच के लिए, तुम देखते हो ना पिच कैसे, तुम देखते हो ना तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है, स्टेमिना कैसा है, या सीधे उठ के जाते हो फील्ड पे कि नहीं आज तो मचाएंगे? नहीं होता ऐसे, ठीक है। तो यस, एंड इसके अलावा मॉक टेस्ट लास्ट में देना बहुत जरूरी होता है। लास्ट इनफैक्ट ये अभी से एक हैबिट बना लो कि एवरी वीकेंड हर संडे को एक मॉक टेस्ट देना है। अभी से बिल्कुल कसम खा लो, अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बोलो कि कसम खा ली है भाई, हर संडे मॉक टेस्ट। एवरीबॉडी राइट इन द कमेंट सेक्शन, हर संडे मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। तभी 2027 निकलेगा। ये सारी चीजें इस बार भी नहीं करी तो इस बार भी सिलेक्शन रुक जाएगा, मैं बता रही हूँ तुमको। मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ बेटा, 22 लाख बच्चा बेशक से बैठा था, लेकिन जो सीरियस बच्चा है उसमें से गिनती का 4-5 लाख बच्चा है, उन्हीं के साथ तुम्हें compete करना है। और लाख सीट है, थोड़ा सा रगड़ के आगे चले जाओ, सीट तुम्हारे हाथ में है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बट तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, दूसरी चीज अपने से लॉयल होना है। एंड भाई कंसिस्टेंसी एक ऐसा शब्द है जो हर टीचर के मुंह से सुनने को मिलेगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो बैठता नहीं है, उसको बिठा लो। जिस दिन वो लाइफ में कंसिस्टेंसी एक्चुअली में आ जाएगी, उस दिन रिजल्ट अपने आप तुमको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। और मॉक टेस्ट की एक मैं बात बताती हूँ, अभी रिसेंटली मैं एक सेशन ले रही थी, उसमें एक बच्चा आके कमेंट कर रहा था कि मैम हमारा मॉक टेस्ट जो था ना वो तो सीधा नीट वाला पेपर था, दैट वाज द फर्स्ट मॉक टेस्ट, और इतने टशन में बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से ना वो कोई सीरियस एस्पिरेंट था, ना उसका सिलेक्शन होने वाला है, ना वो इस रेस का कहीं से हिस्सा भी है, ठीक है। तो ऐसी अगर मेंटालिटी है, अगर तुम्हें ऐसे ही करना है तो भाई मत करो अपने घर वालों का पैसा वेस्ट, मत बेवकूफ बनाओ यार, ना अपने टीचर्स को बनाओ, ना अपने पेरेंट्स को बनाओ, ना पैसा खपाओ, है ना। दूसरों के लिए भी कंपटीशन कम कर दो, उनको भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे जब कंपटीशन कम हो जाएगा। होता है ना, जब कंपटीशन कम होता है तो तुम और ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हो। कंपटीशन में तुम्हारी परफॉर्मेंस ऑलरेडी कैसी होती है भाई, इतने सारे लोग हैं तो यही प्रेशर ही बना रहता है, तो भाई उनका भी कंपटीशन कम हो जाएगा। अगर तुम सीरियस नहीं हो तो ना छोड़ दो इसको, अभी कह रहे हो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है ड्रॉप लेने की, कोई जरूरत नहीं है 27 करने की, अपना जाओ इधर उधर जहां तुमको एडमिशन मिल रहा है, जो तुमको करना है करो। पर अगर ये चीज करनी है देन अ बिग नो फ्रॉम माई साइड, please don't waste your time, your parents time, your teachers time, your money, that is very hard earned money of your parents। अगर ऐसा कोई कर रहा है बहुत गलत चीज है। अब आखिरी चीज आती है बच्चे, आपको थ्रू आउट द ईयर कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, एनसीईआरटी में भर भर के डायग्राम्स होते हैं। एंड बॉटनी वाला जो सेक्शन होता है बच्चे, उसके डायग्राम्स और उसके एग्जाम्पल्स सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको ये सारी चीजें एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से पढ़नी है। एग्जाम्पल्स के लिए तुम्हें हम बहुत सारे निमोनिक्स बताते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स देते हैं। ये सारी ट्रिक्स तुम्हें थ्रू आउट द ईयर मैंने पहले भी दी है। अगर फ्रेशर हो तो तुम्हें इस बार मिल जाएगी, और अगर तुम पहले ही 26 में मेरे साथ पढ़ चुके हो तो तुम्हें पता ही होगा, उसको दोबारा रिवाइज करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हें पढ़नी है। एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको अच्छे से तुम पढ़ोगे। जब तुम इन सारी चीजों में महारथी पा लेते हो, that is your NCERTs, that is your concepts, that is your question, your mock test, and finally whatever extra things are given in the NCERTs, then you become actually capable of sitting in the exam। तब जाके तुम एक्चुअली में केपेबल होते हो। केवल 11वीं में बायो के साथ एडमिशन लेने से तुम्हें केपेबल नहीं माना जाएगा बेटा। सब ले रहे हैं 11वीं के अंदर बायो, 10वीं में सबके बढ़िया नंबर आ जाते हैं, सब बायो लेके बैठ जाते हैं, लेकिन केपेबल तुम तब हो जब तुम एक्चुअली में इस लड़ाई को अच्छे से लड़ रहे हो और एक्चुअली में अपने हथियारों को यूज कर रहे हो, ठीक है। एंड लास्टली स्टूडेंट्स, वी आर रेडी टू मीट यू गाइस इन द विजय बैच एंड रियली होपिंग कि अब तुम और टाइम जो है यहाँ पे अब वेस्ट नहीं करने वाले। आ जाओ सारे बच्चे,
हम मिलते हैं विजय बैच के अंदर स्टूडेंट्स। विजय बैच में आप लोगों को ये सारे टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। मैं स्पेशली अपनी बात करूं, आई एम तनिषा त्यागी और मैं आप लोगों को बॉटनी यहाँ पे पढ़ाऊंगी। और स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्यूआर कोड, डायरेक्टली आप स्कैन भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। विजय बैच डॉट लाइव ये हमारा सिंपल सा एक जो है दैट इज द लिंक, इससे तुम डायरेक्टली जो है जाके खोल लो, दैट इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं यार, तुम अगर मेरे कोड के थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले रहे हो, मेरा कोड रहने वाला है, माय नेम इज तनिषा त्यागी, सो कोड रहने वाला है TT500, तो तुम्हें यहाँ पे और एक्स्ट्रा 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो यूज माई कोड TT500 एंड गेट एनरोल टुडे ओनली। सी यू ऑल इन द बैच वेरी सून। ऑल द वेरी बेस्ट।